चाहे वो उनको भाजपा के बारे में बोलना हो या फिर नीतीश कुमार की जदयू के बारे में, कि नीतीश कुमार पहले तेजस्वी यादव को गृह मंत्रालय देंगे। राम मांझी ने पहले भी कहा था कि शराबबंदी का कानून आपका ठीक नहीं है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर चर्चा करते हैं, जो घटना आने वाले दिनों में दिशा और दशा तय करती है। नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अभी बात हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का क्या तथ्य है, समझने की कोशिश करते हैं बाबा से। बाबा, नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू, नीतीश कुमार को लेकर तो चर्चा है कि और मजबूत हो रहे हैं। आंख पर पट्टी मुंह पे ताला लगा है, आंख पे पट्टी मुंह पे ताला लगा है। अपना सरपरस्त जो है सबसे आला लगा है। अब देखिए कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं और जिस तरह से पिछले मतलब 3-4 महीनों में या कहा जाए तो 6 महीनों में वो एनडीए के साथ थे, तब से लेकर के अब तक जिस तरह से भाषाई दंगा फैलाए हुए हैं, उसको देख करके आपको लगता है कि एक मुख्यमंत्री की ये भाषा है जी नहीं। और नीतीश कुमार का नाम जब आता है कि नीतीश कुमार ने ऐसी बातें कही है तो आश्चर्य बहुत होता है, कारण कि नीतीश कुमार की शैली ही नहीं रही राजनीति की। नीतीश कुमार बहुत ही सॉफ्ट राजनीति करते हैं, इस तरह का, बिल्कुल इस तरह का उनका। तो इसका मतलब है कि आदमी दो ही समय में ज्यादा उद्वेलित होता है जी। एक, या तो वो भीतर से कमजोर हो गया हो और दूसरा उसे डर हो जी। नीतीश कुमार के साथ दोनों चीजें हो गई हैं। एक तो नीतीश कुमार की उम्र का असर नजर आ रहा है काफी। वो हालांकि आप देखिए कि शारीरिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत एक्टिव है जी। कोशिश करते हैं कि हर जगह पहुंचे, लेकिन चुनाव में नहीं पहुंचे नहीं। ये बातें उन्होंने तय कर लिया। उसके साथ साथ आप देखिए कि उनको डर भी बना हुआ है जी। कि कहीं तेजस्वी यादव न पटक दें, कहीं भारतीय जनता पार्टी फिर से न चढ़ जाए, कहीं उनकी पार्टी के कुछ लोग बगावत करके उनसे दूर न हो जाए। तो उसके बाद वो क्या करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो उनकी स्थिति शरद यादव से भी गई गुजरी हो जाएगी जी। जिस तरह से आपने देखा होगा कि जॉर्ज फर्नांडिस के अंतिम दिन बीते जी, वो भी यादगार है। और खास करके आपको बता दें कि बहुत सारे लोग हैं जो अब नीतीश कुमार को जो सम्मान करते थे, आज उनको पीठ पीछे, हालांकि कहा तो जाता है कि पीठ पीछे सबकी शिकायत होती है जी, लेकिन जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो बातें कान सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं देख रहा था आपका पंचनामा, संपादक नमन मिश्रा जी बोल रहे थे कि जो लौकुश की पार्टी हो और इसी आधार पर नीतीश कुमार 17 साल से 18 साल से बिहार की गद्दी पर कायम है, एक भय बना हुआ था, एक डर बना हुआ था, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर महागठबंधन हो, सबको डर बना हुआ था कि नीतीश कुमार के पास ये वोट बैंक है। उस वोट बैंक को तो उन्होंने बर्बाद कर दिया जी। उस वोट बैंक पर दो तरह से उन्होंने बर्बाद किया। एक तो ललन सिंह को कुर्सी पर बैठा के कमान देकर, यही बात संपादक नमन मिश्रा जी भी कह रहे थे कि उनकी किस काबिलियत पर उन्हें भरोसा किया गया, उनको कुर्सी दी गई है। हालांकि आरसीपी के बारे में भी ये बात कह सकते थे, लेकिन आरसीपी कहीं ना कहीं लौकुश के एक हिस्सा थे जी। उपेंद्र कुशवाहा को सोचा जा रहा था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे तो लौकुश को मजबूत करेंगे। ये सारी चीजें उनको देखने को मिली कहाँ, तो कुर्नी में जी। कुर्नी में लौकुश समीकरण जीत का एक बड़ा फैक्टर था। आपके उम्मीदवार भी कुशवाहा थे, लेकिन अपनी नाकामियों को छुपा करके आपने कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवार पर अपने आरोप लगा दिया कि हम उम्मीदवार के चलते हारे। खैर, ये भी बात मान लेते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे जो आपकी, मुझे याद आ रहा है एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया है संपादक नमन मिश्रा जी ने, कि आप कांटी का झुंड एक जगह रख दीजिए और उसमें एक आप चुंबक फेंक दीजिए, कुछ ना कुछ हिस्सा जो है लेकर के जाएगा। इसका मतलब सीधे है कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा अब दरकिनार किए गए, साइड किए गए, हालांकि वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं जी। उनका कहना तो यहाँ तक है कि जदयू ही मेरी है। तो एक तरफ अगर जदयू उनकी है तो फिर आरसीपी सिंह किसके हैं जी। आरसीपी सिंह का भी तो एक बड़ा स्टेक रहा है, बड़ा हिस्सा रहा है जी। और जब बंटवारा होता है तो आप देखते हैं कि जिसके हाथ जो लगता है वो लेकर के भागता है। खास करके जब बंटवारा में जब मध्यस्थ की बात नहीं माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो गोतिया पटदार होते हैं और उसके बंटवारे का हिस्सा जिनको मिलना है, वो जो भी हाथ में मिलता है वही लेकर के भागना शुरू करते हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में जदयू की स्थिति लग रही है और नीतीश कुमार के लिए ये उल्टी गिनती का कहीं ना कहीं एक पर्याय बनता जा रहा है। चर्चा है बाबा कि नीतीश कुमार अब मंत्रालय छोड़ेंगे, जिसको लेकर भाजपा के साथ भी लड़ाई चली थी, गृह मंत्रालय की हम बात कर रहे हैं।
देखिए, नीतीश कुमार गृह मंत्रालय छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, ये बातें आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार अमित शाह के सामने नहीं आएंगे जी। और नीतीश कुमार अमित शाह के सामने नहीं आएंगे तो एक बार लॉटरी लग गई थी जीतन राम मांझी की जी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 2014 में चुनाव में बुरी तरह से जब परास्त हुए जी। जो नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए वहां से निकल करके बाहर आए थे, तो उन्होंने सामना सामनी नहीं हो इसके चलते, इसमें कोई बहुत बड़ा इनका त्याग नहीं था। ऐसा नहीं था कि इतने बड़े त्यागी हो गए हैं कि इन्होंने पार्टी के हार को अपनी जिम्मेवारी ली, ये एक बहाना था। और जीतन राम मांझी को उन्होंने बनाया था कि इनको बैठा करके पीछे से राजनीति हम करेंगे और नरेंद्र मोदी के सामने प्रोटोकॉल के तहत हमें नहीं जाना पड़ेगा जी। लेकिन ये नहीं हो पाया। नीतीश कुमार की सारी स्थितियां जो है धरी की धरी रह गई, उनको फिर से आना पड़ा और आते ही वो सबसे पहले क्या किए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति सॉफ्ट हुए। याद होगा सबको कि उसी समय उन्होंने क्या किया था, तुरंत उसके बाद 2015 का चुनाव हुआ और 2015 के चुनाव में उन्होंने एक महागठबंधन बनाया और जीतन राम मांझी वगैरह को शामिल कर अलग मतलब एनडीए में उन लोगों को शामिल होने के बाद एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। जी जी। उस समय भी ये क्लियर था कि कहीं ना कहीं जो जनाधार है वो लालू प्रसाद के साथ ज़्यादा है क्योंकि सीटें ज़्यादा आई जी। अब जो स्थिति है कि गृह मंत्रालय की डिमांड पहले से ही राष्ट्रीय जनता दल करती आ रही थी, लेकिन जब अमित शाह के साथ मीटिंग की बात हुई जी। और 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों को पहुंचना था, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे भी थे, हेमंत सोरेन पहुंचे थे और ममता बनर्जी पहुंची थी। बंगाल में इसकी मीटिंग थी, लेकिन नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं उससे किनारा किया और कन्नी कटा लिया कि अमित शाह से सामना नहीं हो। इसके बाद से शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार पहले तेजस्वी यादव को गृह मंत्रालय देंगे, उसके बाद दबाव बनेगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का भी लगातार बिहार आने जाने का कार्यक्रम तय हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में इसी मुद्दे को, इसी को आधार बना करके कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय जो है वो दे सकते, तेजस्वी यादव को दे सकते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जीतन राम मांझी का आखिरी अल्टीमेटम। देखिए, जहाँ तक सवाल है जीतन राम मांझी का, जीतन राम मांझी ने 2-4 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार को बताने की कोशिश की है जी। देखिए, नीतीश कुमार के खेमे में चाहे वो महागठबंधन हो या फिर उनका जदयू हो जी, पहले एनडीए हुआ करता था, तो एनडीए में जितने भी घटक दल थे वो बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे। बोलता कौन था तो जीतन राम मांझी बोलते थे, चाहे वो उनको भाजपा के बारे में बोलना हो या फिर नीतीश कुमार की जदयू के बारे में बोलना हो। इनकी नीतियों के बारे में जीतन राम मांझी बोलते रहे और उनकी बोली हुई बात गलत नहीं हुई है जी। उनको हल्के में लोग ले लेता है वो अलग बात है, लेकिन राजनीतिक रूप से काफ़ी समय उन्होंने दिया है बिहार को। ऐसी स्थिति में उनकी बातों में दम होता है। उन्होंने शराबबंदी को लेकर के ये बात पहले भी कही थी कि इसमें खास करके छोटे माने नीचे तबके के लोग जो हैं, जो गरीब गुरबा हैं, खास करके जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, उन लोगों के शेड्यूल कास्ट हैं, उन लोगों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि उन लोगों के जीवन का सहारा बहुत हद तक इससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि रोज मेहनत करने वाले हैं। अगर आपका घर बन रहा है तो आप उसमें देख लीजिएगा कि इसी समाज से लोग काम करते हैं। अब तो खैर बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के जीतन राम मांझी ने पहले भी कहा था कि शराबबंदी का कानून आपका ठीक नहीं है, आप शराब बिहार में आने से नहीं रोक सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने सुना है कि एक बिहार के मजे हुए राजनीतिज्ञ ने कहा जी कि आप ये बात बताइए ना कि जब चुनाव आता है, केंद्रीय टीम आकर के जब आपके यहाँ काम करना शुरू करती है, तो चुनाव में आप 1 लाख रुपया पॉकेट में लेके नहीं जा सकते हैं। मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि कल ही उन्होंने बवाल किया है जी जी। तो उन्होंने जो बातें कही है उनमें से कुछ तो अच्छी बातें जरूर कही होंगी। उनका कहना था कि 1 लाख रुपया आप अगर लेकर के आप उनके साथ घूमते हैं तो आपका पैसा भी सीज होगा और आप पर केस भी किया जाएगा। तो शराब की बड़ी बड़ी लॉरियां आ रही हैं। उन्होंने एक और बात, बहुत महत्वपूर्ण बात की कि एक बहुत पुराने विधायक हैं जिनकी उम्र करीब 70 से ऊपर हो गई है, वो टहलने जाते हैं और जब टहलने जाते हैं तो उस दौरान उन्होंने देखा कि कई ट्रक आ रहे हैं जिसमें शराब की बदबू आ रही है। उन्होंने इसकी शिकायत एसपी से की। तीसरे दिन वो जब टहलने गए तो 20 लोगों ने करीब उनको घेर लिया, मुंह बांधे हुए थे और उन लोगों ने कहा कि जीना है कि नहीं जीना है जी। एसपी से तुम शिकायत करते हो शराबबंदी का, तुम ही देख रहे हो कि यहाँ से ट्रक जा रहा है, जीना है तो ये सब काम छोड़ दो, अब तुम्हारे पास बचा ही कितना समय है।
लेकिन जो बचा है वो भी हम लोग छीन लेंगे तुमसे। तो इसका सीधा मतलब ये है, उनके कहने का मतलब था कि जिस तरह का माहौल है, शराब बिहार में आ रहा है और कहीं ना कहीं सरकार के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग जो चक्कर काटते हैं उन्हीं का इसमें संलिप्तता है, तभी तो नहीं पकड़ी जा रही है जी। ये आरोप अक्सर लग रहा है। शराबबंदी को लेकर के जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने भी बात कही है कि शराबबंदी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है, इसके लिए हमें और कुछ करना पड़ेगा। इस बात को लेकर के प्रशांत किशोर ने भी कहा, बीजेपी भी कह रही है और जीतन राम मांझी ने तो खुलकर कहा है कि ये कानून जो है समाप्त कर देना चाहिए। आगे बढ़े तो आरसीपी सिंह लगातार चर्चा में हैं और एक बार फिर से दिल्ली का दौरा उनका है, क्या लग रहा है कुछ बदलने वाला है? देखिए, फिर एक बार हम कहेंगे कि पंचनामा में लगातार हम सुन रहे थे संपादक नमन मिश्रा जी, और एक खबर जो है जी, एक खबर हमने ब्रेक किया था कि आरएलएसपी जो है जीवित होने जा रही है। आरएलएसपी के पुराने लोग जो हैं वो फेसबुक पे, ट्विटर पे, अलग अलग सोशल माध्यम से लोगों को फिर से, जो पुराने लोग थे उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। उन लोगों से मांगा जा रहा है आप अपना मोबाइल नंबर दें, आप किस स्थिति में हैं, कहाँ हैं, ये सारी बातें जानकारी में दीजिए। तो इससे मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये एक बदलने वाली बात है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात था कि जब इस विषय पर हमने बात किया जी, तो पूरी तरह से नकारा नहीं गया है। जिन लोगों से हमने बात की उन्होंने पूरी तरह से नकारा नहीं है। उसके बाद हमारी उत्सुकता और बढ़ गई और हमने कोशिश किया जो एक्सपर्ट हैं, जो आरएलएसपी के शुरू से फाउंडर में से रहे हैं, उनसे बात करें। तो उनका कहना था कि आप ठीक कह रहे हैं, आरएलएसपी अभी मरी नहीं है, आरएलएसपी जीवित है, क्योंकि चुनाव आयोग ने अब तक उसे निरस्त नहीं किया है। ऐसी स्थिति में उसे वापस लिया जा सकता है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बुलावा आया आरसीपी सिंह को दिल्ली से, इसकी खबर हमने चलाई थी, उसके बाद ये खबरें और जोर पकड़ ली। उसके बाद कई लोगों ने फोन करके हमें बताया जी कि आपकी खबर में दम है और ये कहीं ना कहीं होने जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि सारा प्लानिंग जो है, इस बीच में आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा भले ही बातों को छुपा लें, लेकिन दिल्ली में लौकुश समीकरण को जीवित करने के लिए आरसीपी सिंह पूरे हर तरह से त्याग करने के लिए तैयार है। उनका सीधे कहना है कि समाज के लिए, इस समाज में हम जन्मे हैं और हर किसी को चाहिए, अगर हर कोई अपने अपने जाति, अपने अपने समाज का हित चाहना शुरू कर दे तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी, न कोई टकराव होगा। अब इन सारी बातों को लेकर के लौकुश के लोग जो एकदम माने निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, उन लोगों को एकजुट करने के लिए संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि सब कुछ आरसीपी सिंह के साथ सेट हो गया है। आने वाला, जैसा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने कहा भी है कि जनवरी में, 14 जनवरी के बाद बिहार में कोई बड़ा राजनीतिक विस्फोट हो सकता है जो आने वाले बिहार और देश की राजनीति का मुस्तकबिल तय करेगा। तो कहीं ना कहीं रातों रात में हमने चर्चा की, तेजस्वी यादव को कमान दी जा सकती है, आरसीपी सिंह बड़ा खेला करेंगे और जनवरी के महीने में जीतन राम मांझी भी कुछ बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।